पीठ में होने वाला दर्द एक काफ़ी कॉमन समस्या है। दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग इससे पीड़ित होते हैं। खासकर जो उम्र दराज लोग हैं उसमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जब कभी लोगों को पेट दर्द होता है, कई लोग को दिन भर दर्द होता है, कुछ काम नहीं कर पाते हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। इस तरह की लाइफ लोगों की पीठ दर्द की वजह से ख़राब होती है। आज हम बात करेंगे बैक पेन यानी लो बैक पेन के बारे में। क्या होता है, किस तरह के इसके कारण होते हैं, किस तरह के पेशेंट्स को ये ज़्यादा देखने को मिलता है और कैसे इससे छुटकारा पाया जाए, कैसे इसे रोका जा सके या कम किया जा सके। इन सारी चीज़ों पर एक ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इंस्पायर और मोटिवेट करें। आज का टॉपिक है लो बैक पेन के बारे में। लो बैक पेन ज़्यादातर 80% दुनिया भर में पेशेंट्स को ज़िंदगी में कभी ना कभी पीठ का दर्द हुआ होता है। किसी को मसल की खिंचाव की वजह से, किसी को कोई चोट लगने की वजह से, किसी को पोस्चरिंग की वजह से, किसी को दिन भर की मेहनत करने की वजह से, क्लरिकल जॉब या डेस्कटॉप जॉब करने की वजह से अलग अलग लोगों को पीठ दर्द होता है। अलग अलग एज ग्रुप और बैकग्राउंड के लोगों को होता है। ज़्यादातर इसके कारण पुअर पोस्चर होता है, जिसकी वजह से कोई चेयर वगैरह पर जो लोग बैठते हैं प्रॉपरली अगर पोस्चरिंग नहीं कर पाते, इसकी वजह से खिंचाव तनाव होता है, मसल्स में खिंचाव होता है, जिसकी वजह से पीठ का दर्द और तनाव महसूस होता है। इसके अलावा कई बार पीठ को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए, ओवर यूज़ किया जाए, तो उसकी वजह से भी कई बार इंजरीज हो सकती है। बहुत ज़्यादा वजन उठाने की वजह से, बहुत ज़्यादा बेंड करने की वजह से, बहुत ज़्यादा मसल में खिंचाव तनाव होने की वजह से भी पीठ दर्द हो सकता है। इसके अलावा कई बार कोई डिस्क वगैरह जो है कमर में जो जिसके बीच में से स्पाइनल कॉर्ड जाती है, उसके चारों ओर वर्टिब्रल कॉलम रहता है। ये वर्टिब्रल कॉलम में वर्टिब्रा को सेपरेट करने के लिए या एक दूसरे से अलग करने के लिए इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क कई बार दबाव खिंचाव की वजह से या उम्र वाले पेशेंट में कई बार अपनी जगह से खिसक जाती है, जिसकी वजह से वो बीच में जो स्पाइनल कॉर्ड गुजरता है उसको दबाने लगती है, जिसकी वजह से डिस्क के अंदर से क्रॉस होने वाला स्पाइनल कॉर्ड दब जाता है और इसकी वजह से भी लोगों को कई बार पेन बढ़ जाता है। इसके अलावा कई बार उम्र के साथ जो स्पाइनल कॉर्ड की जगह है जिसके बीच में से स्पाइनल कॉर्ड जाता है इंटरवर्टिब्रल कॉलम में, वहाँ पे कई बार इतना दबाव उत्पन्न हो जाता है, इसको स्पाइनल स्टेनोसिस बोलते हैं, जिसकी वजह से जो स्पाइनल कॉर्ड है वो दबने लगता है। इसके अलावा आर्थराइटिस के पेशेंट में भी ऐसा हो सकता है। आर्थराइटिस के पेशेंट में भी स्पाइनल कॉर्ड का आर्थराइटिस होने की वजह से जो बीच के जॉइंट्स है वो फिक्स हो जाते हैं, मूव नहीं कर पाते, इसकी वजह से भी पेन होता है। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस भी एक बीमारी है जिसमें एक वर्टिब्रा जो है अपनी जगह से खिसक करके दूसरी वर्टिब्रा के ऊपर चला जाता है या एक वर्टिब्रा के ऊपर से थोड़ा सा वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से दूसरी वर्टिब्रा पर से उसकी पोजीशन हट जाती है, वो स्पाइनल कॉर्ड को दबाने लगता है, जिसकी वजह से दर्द होता है। एक कॉमन कंडीशन है जिसे लोग सियाटिका बोलते हैं। इसमें सियाटिक नर्व पे हड्डी का कंप्रेशन कई बार पड़ता है, जिसकी वजह से लोग को डिस्कम्फर्ट और पेन होता है। ज़्यादातर ये लो बैक पेन या जो डिस्क का प्रॉब्लम है उसके कॉमन सिम्टम्स देखिए कमर का दर्द ही है। ज़्यादातर ये शार्प पेन होता है या कई बार डल पेन होता है, कई बार झपक झपक के होने वाला दर्द होता है, कंटिन्यूस जगह में दर्द होता रहता है, कई बार पाँव की तरफ भी ये रेडिएट होता है। कई बार पीठ में अकड़न होती है, जकड़न होती है, स्टिफनेस होती है, जिसकी वजह से दिन भर आप मूव नहीं कर पाते और ये सबसे ज़्यादा स्टिफनेस जो होती है वो मॉर्निंग के टाइम्स में देखने को मिलती है। सुबह उठते ये जोड़ ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं। इसके अलावा व्यक्ति की मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जिसकी वजह से वो कोई सामान नहीं उठा पाता, बेंड नहीं कर पाता, कुछ वजन नहीं उठा पाता, कमर को बेंड या ट्विस्ट नहीं कर पाता। इसके अलावा कई बार हाथ पाँव में कई बार सुन्नपना हो सकता है, पाँव की नसें सुन्न हो सकती है। इसके अलावा पाँव में कई बार झुनझुनी भी हो सकती है, जो कि नर्व की कंप्रेशन की वजह से होती है। और बहुत ज़्यादा अगर नर्व का कंप्रेशन हो जाए तो पाँव में कई बार इतनी कमज़ोरी भी हो सकती है, जिसकी वजह से पाँव कमज़ोर हो जाए, चलने फिरने में बैलेंस न बने, आदमी गिर जाए, ये सब सिम्टम्स भी हो सकते हैं। इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? ज़्यादातर हिस्ट्री के बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट आपको मिल जाता है कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। हिस्ट्री के साथ जो एसोसिएटेड कंडीशन है उसके बेसिस पे आप डायग्नोज कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर अगर ज़्यादा प्रॉब्लम लगे तो आप एक्सरे कर सकते हैं, वहाँ का सीटी स्कैन कर सकते हैं, या बेस्ट है कि आप एमआरआई स्कैन कर सकते हैं। उसमें कौन सी वर्टिब्रा का शेप कैसा है, वो कितना चेंज हुआ है और कितना नर्व को कंप्रेस कर रहा है, वो सारी चीज़ें दिख जाती है, किस लेवल पे कितना कंप्रेशन है और फिजियोथेरेपी या ट्रीटमेंट से भी कितना फ़ायदा हुआ ये भी पता चल जाता है। अब बात करेंगे इसका ट्रीटमेंट कैसा करेंगे। ट्रीटमेंट करने के लिए देखिए दर्द है तो दर्द कम करने की दवा देनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा पेन किलर्स अगर देते हैं तो वो नुकसान करती है। ज़्यादातर पेन किलर्स का प्रॉब्लम ये है कि 4 से 6 घंटे असर करती है और जब उनका असर चला जाता है तो वापस दर्द लोगों को आने लगता है। तो उसकी वजह से कई बार लोग को सिवियर बार बार दर्द होता है, पेन किलर मेडिसिन लेते रहते हैं, उससे लिवर किडनी पर हार्ट पर सब बुरा असर पड़ने लगता है, सिस्टम्स फेल होने लगते हैं, तो ये नुकसानदायक है। इसलिए बहुत ज़्यादा पेन किलर्स नहीं लेने चाहिए। सबसे अच्छी चीज़ जो है वो है फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी में आप फिजियोथेरेपिस्ट को मिलिए, वो आपको सपोर्ट देंगे।
कमर में बांधने के लिए कोई सपोर्ट चीज़ें देंगे जिससे आप अपने कमर पर अगर पट्टे के जैसे बांध लेते हैं तो उससे आपको कंटिन्यूस हड्डी को सपोर्ट मिलेगा, हड्डी खिसेगी नहीं, अपनी जगह से मूव नहीं करेगी, जिसकी वजह से आपको बार बार पेन का एहसास नहीं होगा। कंपैरेटिवली उसमें मूवमेंट कम होने की वजह से पेन, स्टिफनेस और मसल का खिंचाव तनाव कम होगा। फिजियोथेरेपी करने से मसल्स में आपके अलग अलग तरह से वो एक्सरसाइज कराते हैं, इससे भी जॉइंट का स्टिफनेस कम हो जाता है और इससे भी कंटिन्यूसली आपको आराम मिलेगा। इसके अलावा आप हीट और कोल्ड थेरेपी कर सकते हो। हीट थेरेपी में क्या है, उस एरिया की हॉट वाटर बॉटल या गर्म पानी में तौलिया को रख के या इस तरह की कोई चीज़ों से आप वहाँ पे सिकाई करते हैं, जिससे वहाँ का ब्लड फ्लो इंप्रूव होता है, वहाँ की मसल्स रिलैक्स होती हैं। इसके अलावा आप बर्फ़ से या आइस पैक से वहाँ सिकाई भी कर सकते हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा वहाँ पे पेन कंपेरेटिवली कम हो जाएगा, सूजन कंपेरेटिवली कम हो जाएगी। कायरोप्रैक्टिक थेरेपी है जिसमें अलग अलग स्पाइनल मूवमेंट्स करके एक तरह से स्पाइनल मूवमेंट और मोबिलिटी को इम्प्रोवाइज करते हैं। कायरोप्रैक्टिक एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनके पास आप जाके इस तरह की थेरेपी ले सकते हो। वो हड्डियों को अलग अलग एंगल में सडनली मूव करते हैं, जिससे एक जर्क उत्पन्न होता है, जिससे मसल की मूवमेंट कई बार अच्छी होती है। इसके अलावा एक्यूपंक्चर थेरेपी अवेलेबल है। एक्यूपंक्चर थेरेपी में उस एरिया में छोटे छोटे नीडल्स इंसर्ट करते हैं, जिसकी वजह से एक वो एरिया का ब्लड सप्लाई इंप्रूव होता है, वो एरिया का मेटाबॉलिज्म इंप्रूव होता है, जिससे भी पेन कई बार कम हो जाता है। अब बहुत सीवियर केसेस अगर किसी को हो तो वहाँ पे सर्जरी लगती है। सर्जरी में क्या है, जो नस दब रही है उसको प्रॉपर्ली मैनेज किया जाता है, वो नर्व के पास जो हड्डी आ रही है उसको हटाया जाता है, हड्डी को काट के अलग किया जाता है, हड्डी को स्ट्रेंथन भी किया जा सकता है, हड्डी को सपोर्ट दिया जा सकता है, वहाँ हड्डी को फ्यूजन भी किया जा सकता है ताकि मूवमेंट ना हो, ताकि कंपेरेटिवली हड्डियाँ आपके नर्व्स को कंप्रेस नहीं करने पड़े। लेकिन यूजली नर्व का कंप्रेशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो तो ही थेरेपी देना चाहिए, अदरवाइज थेरेपी देने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। अदरवाइज आप अगर बहुत माइल्ड केसेस में इस तरह का अगर थेरेपी देते हैं तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट को फ़ायदा नहीं होता। इनफैक्ट सर्जरी इतनी कई बार कॉम्प्लिकेटेड भी होती है कि पेशेंट को नुकसान भी हो सकता है। नेक्स्ट है कि इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए। प्रिवेंट करने के लिए देखिए आपको अपना पोस्चर अच्छा मेंटेन करना चाहिए, जिससे मसल्स और लिगामेंट्स में अच्छा आपको स्ट्रेंथ मिले और पीठ की मसल्स में कहीं कंपेरेटिवली पेन कम हो। इसके अलावा आपको रेगुलर बेस पे एक्टिव रहना चाहिए, जिससे आपकी मसल्स में ताकत आए, मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो, पीठ का दर्द कंपेरेटिवली कम हो, मसल्स स्ट्रेंथन रहेंगी तो आपको कंपेरेटिवली पेन कम होगा। इसके अलावा वजन जब आप उठा रहे हैं तो प्रॉपर्ली वजन को अगर आप उठाएं, बार बार ट्विस्टिंग या बेंडिंग मसल को नहीं करें, तो प्रॉपर टेक्निक यूज़ करें तो भी उससे कंपेरेटिवली आपका मसल पेन कम रहेगा। और अगर आपको वो एरिया में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, लो बैक पेन हो रहा है, जिसकी वजह से पेन या डिस्कम्फर्ट हो रहा है, तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स आप कर सकते हैं, जैसे डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, इस तरह की चीज़ें भी आप कर सकते हैं, तो इससे भी आपको कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात की अगर किसी को लो बैक पेन हो तो उसके क्या कारण होते हैं, कैसे डायग्नोज करते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं और किस पेशेंट्स में अग्रेसिव ट्रीटमेंट करना पड़ता है और कहाँ आपको सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, प्लस इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, इस टॉपिक के बारे में बात की, क्योंकि ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है, इसलिए ज़्यादातर काफ़ी लोगों के लिए यूज़फुल होना चाहिए। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन, इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग बहुत लॉन्ग वीडियोज़ या लॉन्ग कंटेंट नहीं देखना चाहते हैं उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक का हम आपको ब्रीफ समरी देते हैं 1 मिनट में। इसको हम फेसबुक और इंस्टाग्राम में रील्स के फॉर्म में भी अपलोड करें, तो आप इसे देख सकते हैं। इससे अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं।